करें पार्ट बी से, केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले। जब केस पुलिस रिपोर्ट द्वारा मजिस्ट्रेट के पास आ रहा था, तब अक्यूज के पास एडवांटेज था कि उसे कॉपी मिलती थी डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट की सेक्शन 173 के अंदर, जिसके कारण वो पर्याप्त प्रिपरेशन कर लेता था कि अपने डिफेंस के लिए। और जो भी पुलिस रिपोर्ट डॉक्यूमेंट कोर्ट के पास आता था, उससे कोर्ट को भी हेल्प मिलती थी डिसाइड करने में कि अक्यूज को छोड़ना है कि उस पर चार्ज फ्रेम करने हैं। बट अब जब पुलिस रिपोर्ट नहीं है, तो हम आगे देखते हैं कि कैसे बिना पुलिस रिपोर्ट के केस आगे बढ़ेगा और उसकी प्रोसीडिंग्स कोर्ट में होगी। तो ये दिया है सेक्शन 244 के अंदर एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन में, जिसका सबसेक्शन 1 कहता है व्हेन इन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट द अक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर मजिस्ट्रेट, द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर the prosecution and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution। जब भी अक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, तब लाया जाता है वारंट केस में, मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन का सपोर्ट करती है और सारे एविडेंस को प्रोड्यूस करने के लिए बोलती है। प्रोसिक्यूशन कोई भी नेचर एंड कैरेक्टर का एविडेंस प्रोड्यूस कर सकती है। एज में भी प्रोड्यूस यहाँ क्लियरली सजेस्ट करता है कि प्रोसिक्यूशन की लिबर्टी है वो अपने हिसाब से एविडेंस की ऑर्डर को फिक्स करे और प्रोड्यूस करे, और विटनेस की चॉइस भी प्रोसिक्यूशन के हाथ में है। अब इसका सबसेक्शन 2 कहता है द मजिस्ट्रेट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इशू अ समन टू एनी ऑफ इट्स विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। तो अब यहाँ पे सबसेक्शन 2 कहता है कि प्रोसिक्यूशन के एप्लीकेशन पे मजिस्ट्रेट समन इशू कर सकते हैं विटनेस को बुलाने के लिए, और इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं कि या तो वो खुद अटेंड करें या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट सेक्शन 245 व्हेन अक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज्ड। इसका सबसेक्शन 1 कहता है if upon taking all the evidence referred to in section 244 the magistrate considers for reasons to be recorded that no case against the accused has been made out of which if unrefuted would warrant his conviction, the magistrate shall discharge him। यहाँ पे मजिस्ट्रेट के लिए सारे एविडेंस जो वो सेक्शन 244 के अंदर देखते हैं वो प्राइमा फेसी है, मतलब पहला देखा है। अगर एविडेंस पूरा नहीं हुआ तो अक्यूज को जेल हो जाएगी। अगर सारे एविडेंस देखने के बाद मजिस्ट्रेट देखते हैं कि कोई भी केस अक्यूज के खिलाफ नहीं बन रहा है, तो वो अक्यूज को छोड़ देते हैं। और इट्स ऑब्वियस कि जब मजिस्ट्रेट अक्यूज को डिस्चार्ज करेंगे इस सेक्शन में, तो वो एक रिटन ऑर्डर देंगे रीजंस के साथ क्यों वो अक्यूज को छोड़ रहे हैं। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है? Nothing in this section shall deem to prevent magistrate from discharging the accused at any previous stage of the case if for reasons to be recorded by such magistrate he considers the charge to be groundless। यहाँ पे प्रोसिक्यूशन को आगे प्रोसीड करने का चांस नहीं मिलेगा। इस सबसेक्शन का इंटेंशन यही है कि अक्यूज फालतू हैरेसमेंट से बचे। मजिस्ट्रेट को ये अधिकार है कि वो अक्यूज को डिस्चार्ज करें बिना एविडेंस के, अगर वे सेटिस्फाइड हैं कि चार्ज अक्यूज पे ग्राउंडलेस है। वैसे तो वर्ड जो ग्राउंडलेस है उसे डिफाइन करना सबसेक्शन में डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यह सवाल है कि पूरा चार्ज ग्राउंडलेस है या कोई इसका पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर चार्ज, ये सब सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। कोई जनरल रूल या डायरेक्शन नहीं है, पर यह बोल सकते हैं कि मजिस्ट्रेट को खुद ही कंक्लूजन पे पहुंचना है, ना कि कोई सडन डिसीजन लेना है। यहाँ पे मजिस्ट्रेट की एंड कोर्ट की खुद की थिंकिंग होती है डिस्चार्ज देने के टाइम। नेक्स्ट सेक्शन 246 प्रोसीजर वेयर अक्यूज्ड इज नॉट डिस्चार्ज। सबसेक्शन 1
If when such evidence has been taken or at any previous stage of the case, the magistrate is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offence triable under this chapter, which such magistrate is competent to try and which in his opinion could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused. अब इस सबसेक्शन में मजिस्ट्रेट को किसी भी स्टेज पे ये लगता है कि यहाँ पे कोई ग्राउंड है जिस पे अक्यूज पे हो सकता है क्राइम किया हो और उस पर कार्रवाई हो सकती है, प्रोसीडिंग्स हो सकती है, और मजिस्ट्रेट ये करने के लिए ट्राइबल लेने के लिए कम्पिटेंट है, तो वो उसका रीज़न लिख के वो चार्ज फ्रेम करते हैं। ये ज़रूरी है कि मजिस्ट्रेट की ओपिनियन हो कि कोई ग्राउंड है अक्यूज़ ने जुर्म किया है। मजिस्ट्रेट खुद से डिसाइड कर चार्ज फ्रेम नहीं कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन के एविडेंस दिखाने के पहले, मतलब सेक्शन 245 को जंप ओवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे अक्यूज्ड का राइट टू डिस्चार्ज होने का जो राइट टू डिस्चार्ज है अक्यूज्ड को वो इन्फ्रिंज होगा। एट एनी प्रीवियस स्टेज का मतलब है कि प्रोसिक्यूशन के एविडेंस प्रोड्यूस के करने के प्रोसेस में किसी स्टेज में मजिस्ट्रेट को लगता है कि एविडेंस काफ़ी है चार्ज फ्रेम करने के लिए, तो वहीं वो चार्ज फ्रेम कर सकते हैं बिना आगे कोई भी एविडेंस लिए। अब सेक्शन 2, द चार्ज शैल देन बी read and explained to the accused and he shall be asked whether he pleads guilty or has any defense to make। अब चार्जेस फ्रेम होने के बाद उसे अक्यूज को रीड किया जाएगा और एक्सप्लेन किया जाएगा, और ये करने के बाद उससे पूछा जाएगा कि वो प्लीड करता है गिल्टी या उसके पास डिफेंस है अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। अब सबसेक्शन 3, इफ द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इन हिज डायरेक्शन कन्विक्ट हिम देयरऑन। तो अब अगर अक्यूज प्ली करता है गिल्टी तो मजिस्ट्रेट उसे रिकॉर्ड कर लेंगे और उसे वहीं से कन्विक्ट कर देंगे। अब सबसेक्शन 4, इफ़ द अक्यूज रिफ्यूजेस टू प्लीड और डज नॉट प्लीड और क्लेम्स टू बी ट्राइड और इफ द अक्यूज इज नॉट कन्विक्टेड अंडर सबसेक्शन 3, he shall be required to state at the commencement of the next hearing of the case, or if the magistrate for reasons to be recorded in writing so thinks fit, forthwith whether he wishes to cross-examine any and if so which of the witness for the prosecution whose evidence has been taken। तो इस सेक्शन का पर्पस है कि अक्यूज को भी अपॉर्चुनिटी मिले क्रॉस एग्जामिन करने का प्रोसिक्यूशन के विटनेस को, और ये ड्यूटी है मजिस्ट्रेट की कि वो जो भी विटनेस को अक्यूज क्रॉस एग्जामिन करना चाहता है उसे बुलाएं। अब एट द कमेंसमेंट of the next hearing of the case or if the magistrate for reasons to be recorded in writing so things forthwith सजेस्ट करता है कि एक रीजनेबल टाइम दिया जाता है अक्यूज़ को कि वो बताए क्रॉस एग्जामिन चाहिए कि नहीं चाहिए, और ये कुछ स्पेशल केसेस में ही होता है। मजिस्ट्रेट रीज़न रिकॉर्ड करने के बाद अक्यूज़ को पूछे या चांस दें। अब सबसेक्शन 5, इफ़ ही सेज he does so wish the witness named by him shall be recalled after cross examination and re-examination they shall be discharged। तो अगर वो हाँ बोलता है तो विटनेस को बुलाया जाता है वापस से और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। अब सबसेक्शन 6, the evidence of any remaining witness for the prosecution shall next be taken and after cross examination and re-examination they shall also be discharged। तो अब एविडेंस जो भी रिमेनिंग बचे हुए विटनेस है प्रोसिक्यूशन के उनको बुलाया जाता है और उनका क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन होता है, जिसके बाद उनको भी छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन 247, एविडेंस फॉर डिफेंस। द अक्यूज्ड शैल देन बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर अपॉन हिज डिफेंस एंड प्रोड्यूस हिज एविडेंस एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 243 शैल अप्लाई टू द केस। तो अब अक्यूज को बुलाया जाता है कि वो अपना डिफेंस दे और एविडेंस को प्रोड्यूस करे। जो भी सेक्शन प्रोविजंस अपन ने 243 सेक्शन में पढ़े थे वो यहाँ भी अप्लाई होंगे।
अब steps to follow the prosecution evidence. First है arguments on behalf of prosecution section 314 and second है examination of accused person section 313 subsection 1 clause B. ये दोनों ही पार्ट मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है, सो यू कैन चेक माय प्रीवियस वीडियो फॉर सेक्शन 243 एंड स्टेप्स टू फॉलो द prosecution evidence. Will provide the link in I button and description. Thank you for watching. Stay tuned for my next video.